दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अरुण सिंह नाम के एक डीएसपी साहब अपने पद पर नियुक्त रहते हैं। डीएसपी साहब बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्ति हैं जो अपना कार्य बड़ी ही स्वच्छता से करते हैं। दरअसल दोस्तों, डीएसपी साहब जब शहर की व्यवस्था देखते थे तो वे एक एक चीज को बड़ी ही बारीकी से देखते थे। डीएसपी साहब के पास कुछ दिनों से एक लेटर आ रहा था जिसमें यह वर्णित किया गया था कि बरेली शहर की पुलिस आम जनता के साथ दादागिरी कर रही है, अपनी मनमर्जी चला रही है और फिजूल चालान काट रही है। यह पत्र देख डीएसपी साहब एकदम से एक्शन के मूड में आ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस पत्र में किसी भी पुलिस वाले का नाम वर्णित नहीं था। अब डीएसपी साहब यह सोच रहे थे कि आखिर वह पुलिस वाले कौन हो सकते हैं, आखिर वह पुलिस वाले क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हैं और क्यों उन पर झूठे फाइन लगा रहे हैं। अब डीएसपी साहब बहुत सोचते हैं कि अगर मैं एक एक पुलिस वालों के पास जाकर पूछूंगा या एक एक थाने में जाकर पूछूंगा तो कोई भी पुलिस वाला यह नहीं बताएगा कि साहब यह काम मैं कर रहा हूं, साहब नियम और कानून को मैं तोड़ रहा हूं। इसके लिए डीएसपी साहब एक प्लान बनाते हैं। डीएसपी साहब एक दिन रिक्शा चालक के भेष में रिक्शा लेकर पूरे शहर में निकल जाते हैं। बरेली के एक एक पुलिस नाके पर पहुंचते हैं जहां पर वाहनों की चेकिंग होती है। जब लगभग आधा शहर डीएसपी साहब नाप लेते हैं, उसके बाद शहर के एक छोटे से चौराहे पर जाते हैं जहां पर कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं और गाड़ियों को जाने दे रहे होते हैं। तो वहीं डीएसपी साहब भी अपना रिक्शा लेकर पहुंचे। एक दरोगा आया और उसने रिक्शा रोका और रिक्शा चालक से पूछताछ की, तुम्हारा नाम क्या है, रिक्शा के कागज कहां है, तुम्हारा लाइसेंस कहां है। तो डीएसपी साहब ने बोला कि सर, यह मेरा रिक्शा नहीं है, यह मेरे मालिक का रिक्शा है और मैं इसे किराए पर चलाता हूं। इस रिक्शा के कागज मेरे नाम पर नहीं है, यह रिक्शा मालिक के नाम पर है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारे पास इस रिक्शा के कागज नहीं है तो तुम अपना रिक्शा साइड में लगाओ और बाहर आओ। इस पर डीएसपी साहब जो रिक्शा चालक बने होते हैं वह कहते हैं कि साहब आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास मेरा खुद का लाइसेंस है और मैं एक रिक्शा चालक हूं, लेकिन यह रिक्शा मेरा खुद का नहीं है। मैं यह रिक्शा किराए पर लेता हूं, सुबह से शाम तक जो भी कमाता हूं उसे लेकर अपने घर जाता हूं और इस रिक्शे के मालिक को इसका किराया देता हूं। लेकिन फिर भी जो दरोगा रहता है वह बात नहीं मानता है और डीएसपी साहब से बार बार कहता है कि तुम रिक्शा साइड में लगाओ, तुम्हारा फाइन लगेगा। तब रिक्शा वाला कहता है कि साहब मेरा किस बात का फाइन लगा रहे हो। तो दरोगा कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ खुद का लाइसेंस है लेकिन रिक्शा के कागज नहीं है। तब डीएसपी साहब जो रिक्शा वाले के भेष में रहते हैं वह कहते हैं कि साहब मेरा खुद का रिक्शा नहीं है तो यह रिक्शा मेरे नाम का कैसे हो सकता है। लेकिन दरोगा नहीं मानता है और बार बार उस रिक्शा वाले को यही चीज बोल बोलकर परेशान करता है। फिर डीएसपी साहब जो रिक्शा वाले के भेष में रहते हैं वह बोलते हैं कि साहब माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे आगे और कस्टमर अपने रिक्शा में बिठाने हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन तुम्हें फाइन देना होगा। तो डीएसपी साहब पूछते हैं कि सर, आप फाइन किस बात का ले रहे हैं, मेरा यह रिक्शा नहीं है, मेरे पास खुद का लाइसेंस है लेकिन रिक्शा मेरे नाम का नहीं है, तो आप किस बात का फाइन ले रहे हैं। और मेरा आपको सर अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कल इस रिक्शा के कागज आपको लाकर दिखा दूंगा, या आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए या फिर मुझे आप अपने थाने का पता दे दीजिए, मैं वहीं पर आकर आपको इस रिक्शा के कागज दिखा दूंगा। तब दरोगा नहीं मानता है और बार बार दरोगा एक ही रट लगाकर बैठा रहता है कि तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। डीएसपी साहब ने बोला कि ठीक है, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं, मुझे बताइए आप कितने का फाइन देना पड़ेगा। तब दरोगा बोलता है कि तुम्हें 1000 का फाइन देना पड़ेगा। यह सुनकर डीएसपी साहब एकदम से शॉक हो जाते हैं और डीएसपी साहब फाइन देने से मना कर देते हैं और उस दरोगा की तरफ देखते हैं जो 1000 की मांग करता है। डीएसपी साहब हल्का सा मुस्कुराकर बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे 1000 रुपए मांग रहे हो और किस बात के 1000 रुपए मांग रहे हो। तब रिक्शा वाले को दरोगा कहता है कि तू चाहे जो भी हो, कहीं का मुख्यमंत्री है क्या या कहीं का प्रधानमंत्री है जो ऐसे बोल रहा है। ये सुन डीएसपी साहब थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर मेरे शहर की पुलिस कैसी है, ऐसे आम जनता को परेशान कर रही है। बेचारी इस शहर की आम जनता कैसे इन पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ा पाती होगी। डीएसपी साहब ये मन ही मन सोचते हैं। तब डीएसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बार फिर मौका दे रहा हूं कि तुम मुझे पहचानो, कि क्या तुम मुझे जानते हो। दरोगा फिर हंसकर बोलता है कि तुम किस खेत की मूली हो जो मैं तुम्हें पहचान लूंगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। चुपचाप 1000 का फाइन दो और अपना रिक्शा लेकर यहां से निकलो। तब डीएसपी साहब अपना कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे शहर का डीएसपी हूं। जैसे ही डीएसपी साहब ये बोलते हैं
आसपास खड़े पुलिस वाले उन्हें सलाम करते हैं और जो दरोगा उनसे पैसों की मांग कर रहा था उसके खड़े खड़े ही पसीने छूटने लग जाते हैं। वह जो दरोगा डीएसपी साहब से पैसे मांग रहा था वह डीएसपी साहब को बोलता है कि सर माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, इसलिए ही यह रिक्शा लेकर निकला हूं। तब दरोगा कहता है कि साहब आप रिक्शा लेकर क्यों घूम रहे हैं? तो डीएसपी साहब कहते हैं कि कुछ दिन से मुझे मेरे ऑफिस में यही पत्र मिल रहे थे कि कुछ पुलिस वाले अपनी मनमर्जी के पैसे वसूल रहे हैं, जबरदस्ती के फाइन लगा रहे हैं। मैं इसकी चेकिंग करने के लिए निकला था, लेकिन शहर के किसी भी नाके पर तुम्हारे जैसा बदतमीज दरोगा मुझे कहीं नहीं मिला। तब डीएसपी साहब को और भी गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। और डीएसपी साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतना बड़ा फाइन किस बात का ले रहे हो और क्यों लगा रहे हो? इस पर दरोगा कहता है कि साहब हम भी मजबूर हैं, हमारी भी यह ड्यूटी है, हमें भी यह पैसा आसपास के पुलिस स्टेशन में बांटना पड़ता है, हमें यह पैसा हमारे साथ और भी जो दरोगा है उनको देना पड़ता है। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल रही है, तो फिर तुम्हें और पैसा क्यों चाहिए और किस बात का चाहिए? और तुम कौन होते हो जो आम जनता के साथ अपनी मनमानी कर रहे हो, उन पर गुंडागर्दी कर रहे हो? तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, तुम इस नौकरी का सम्मान करो, ऐसी कोई चीज मत करो कि जिससे लोग पुलिस वालों से ही डरने लग जाएं। तब दारोगा कहता है कि साहब हमें माफ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा और मुझे नौकरी से आप निलंबित मत कीजिए। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें तो कल मेरे ऑफिस आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ऑफिस में मिलो तब। दूसरे दिन जब वह दरोगा डीएसपी साहब के ऑफिस में जाता है तो डीएसपी साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों से क्यों जबरदस्ती का फाइन वसूलते हो, क्यों बेकार की गुंडागर्दी तुमने शहर में लगा रखी है? तब दारोगा कहता है कि साहब मैं मजबूर हूं, मेरे साथ जो दारोगा काम करते हैं वह मुझे यह सब चीज करने के लिए बोलते हैं। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि तुम काम किसके लिए करते हो? उन दरोगा के लिए करते हो या इस देश के लिए करते हो? तो दरोगा बोलता है कि सर मैं तो अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करता हूं, मैं सर एक छोटे से गांव का हूं, लेकिन जैसे ही यहां बड़े शहरों में आया हूं मुझे मुझसे ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का कहना मानना पड़ता है, वरना वे लोग मुझे अपने साथ नहीं रखते हैं और मुझे छोटी मोटी जगह पर बिठाकर चले जाते हैं। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि यह तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इससे घबराते क्यों हो? तुम मेरे पास आकर भी तो इसकी कंप्लेंट कर सकते थे। तब दरोगा कहता है कि साहब माफ कीजिए, अगर मैं उनके नाम की कंप्लेन आपके पास आकर कर देता और उन्हें पता चल जाता तो वह मेरे साथ बड़ी ही बदसलूकी से पेश आते, फिर हो सकता वह मुझे इस नौकरी को छोड़ने पर भी मजबूर कर देते थे। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मुझे उन लोगों का नाम बताओ जो तुमसे यह सब काम करने को बोलते हैं, आम जनता को परेशान करना, फाइन वसूलना, दादागिरी करना। तब दरोगा कुछ उच्च अधिकारियों का नाम बताता है। फिर डीएसपी साहब पुनः वही रिक्शा लेकर उसी थाने पर जाते हैं जहां के अधिकारी अपने ही दरोगाओं से पैसे वसूलते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम बेवजह के फाइन वसूलो और बेवजह की गुंडागर्दी करो। जब डीएसपी साहब थाने पहुंचते हैं तो वह वही देखते हैं जो उस दरोगा ने बताया। कोई किसी से रिश्वत ले रहा है, कोई मंत्रियों से रिश्वत ले रहा है, कोई पुलिस वाला किसी को छोड़ना है तो रिश्वत ले रहा है। यह सब चीज थाने में चलती रहती है। दरोगा बताता है कि सर इस थाने में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब डीएसपी साहब अपना रिक्शा लेकर उस थाने में पहुंचते हैं और जब वे सब चीज देखते हैं तो डीएसपी साहब यही सोचते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आखिर यह पुलिस वाले क्यों लोगों को परेशान करते हैं, क्यों उनसे फिजूल का पैसा वसूलते हैं। डीएसपी साहब उस थाने के उच्च अधिकारी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर तुम्हारे थाने में चल क्या रहा है। तो उच्च अधिकारी भी दरोगा से और पूरी पुलिस वालों से मिले रहते हैं, क्योंकि जो फाइन वसूला जाता था उसका कुछ पैसा थाने के उच्च प्रभारी को भी मिलता था। अब डीएसपी साहब गए और उनसे पूछा कि तुम यह क्यों करते हो, तुम्हें क्या मजा आता है? तब जो थाने के उच्च प्रभारी थे वह भी यही बोल रहे थे कि मुझे आगे से ऑनर्डर मिलते हैं, हमारी तनख्वाह कम है, और ऐसे बेकार के बेहुदा जवाब दिए जा रहे थे। डीएसपी साहब को गुस्सा आ जाता है और डीएसपी साहब उसे पूरे थाने में जितने भी पुलिस वाले और जितने भी उच्च प्रभारी रहते हैं उनकी सस्पेंड करने के लिए उच्च प्रबंधन अधिकारी जो रहते हैं, पुलिस वालों के जहां से पूरा पुलिस कंट्रोल होती है, वहां पर अर्जी लगाते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि यह पुलिस अधिकारी कानून के नियम का पालन ना करते हुए अपनी मनमर्जी का काम करते हैं, अपने मनमर्जी के चालान बनाते हैं, अपने मनमर्जी के हफ्ता वसूली करते हैं।
अपने मनमर्जी के मुताबिक यह अपराधियों के साथ समझौता कर लेते हैं और जब प्रभारी के पास यह खबर जाती है तो तुरंत उस पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। वहां के सारे अधिकारी और सारे दरोगाओं की हाथों हाथ सस्पेंशन ऑन ऑर्डर निकल जाता है और जितने भी पुलिस वाले थे उनके ऊपर केस लगाया जाता है, झूठे फाइन वसूलने का, मनमानी करने का और आम जनता को परेशान करने का। इसके बाद डीएसपी साहब पुनः अपने ऑफिस में लौटते हैं और जितने भी सस्पेंड अधिकारी और दरोगा थे वे डीएसपी साहब के ऑफिस पहुंचते हैं और डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं कि सर हमें माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि रिक्शा वाला बनकर आप आए हैं और साहब आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये वह दरोगा बोलता है जो डीएसपी साहब के ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करता है और यह दरोगा वही है जो बार बार फाइन देने के लिए बोल रहा था। फिर इस तरह सभी अधिकारी, सभी दरोगा डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं और डीएसपी साहब उनसे वचन दिलवाते हैं कि तुम सभी मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम कभी फिजूल का फाइन नहीं मारोगे, कभी किसी भी आम इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, चाहे वह रिक्शा वाला हो, चाहे वह टेम्पो वाला हो, चाहे वह आम नागरिक हो। अगर किसी की मजबूरी का तुम फायदा उठाओगे तो इतना ध्यान रखना कि जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। डीएसपी साहब यह सीख उन सभी पुलिस वालों और दरोगाओं को देते हैं। तब सभी पुलिस वाले डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं और माफी मांगने के बाद डीएसपी साहब पुनः अर्जी लगाते हैं कि यह सभी समझ गए हैं, ये सभी सुधर गए हैं और डीएसपी साहब उस अर्जी को खारिज कर देते हैं और बंद हुआ थाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, डीएसपी साहब की यह घटना पूरे शहर में बहुत मशहूर होती है। सभी शहर वाले डीएसपी साहब की वाहवाही करते हैं, डीएसपी साहब को धन्यवाद देते हैं। मीडिया वाले भी आकर डीएसपी साहब का इंटरव्यू लेते हैं और सभी दूर डीएसपी साहब का नाम चर्चा में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जब डीएसपी साहब ने यह ऑपरेशन सफल किया, उसके बाद पुनः डीएसपी साहब के पास एक और लेटर आता है और उस लेटर में यह लिखा होता है कि किसी सरकारी स्कूल में स्कूल की छात्राओं के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है, कुछ गलत क्रियाएं की जा रही हैं। जब डीएसपी साहब ये लेटर पढ़ते हैं तो उसके बाद डीएसपी साहब तुरंत निर्णय लेते हैं अपने एक और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने का। डीएसपी साहब सरकारी स्कूल में हो रही छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, अन्याय से कैसे छुटकारा दिलाते हैं, यह आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा, क्योंकि जो डीएसपी साहब है उनका नाम आज भी भारत के कई बड़े बड़े शहरों में बहुत चर्चित है। डीएसपी साहब ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो वाकई काबिले तारीफ है और इसके चलते डीएसपी साहब को अनेकों मेडल मिल चुके हैं। डीएसपी साहब को बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारा सम्मान और बहुत सारा लोगों का मान मिला है। डीएसपी साहब हर उस एक पुलिस वाले के हीरो हैं, हर उस पुलिस अधिकारी के सहायक बनते हैं जो पुलिस अधिकारी बहुत कमजोर होते हैं और असहाय होते हैं। डीएसपी साहब को देखकर बहुत पुलिस वालों ने बहुत कुछ सीखा है। आज भी डीएसपी साहब के शहर में एक भी पुलिस वाला कानून तोड़ने से डरता है। आज तक किसी पुलिस वाले ने किसी भी आम इंसान के साथ कोई मनमर्जी नहीं चलाई है, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई भी चालान, कोई भी रिश्वत नहीं ली है। आप क्या कहना चाहते हो? डीएसपी साहब, अरुण सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस घूसखोर पुलिस वालों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।